Hello and welcome. In our last lecture, we did basic provisions for notice of the meeting. और आपको याद होगा कि लेंथ ऑफ नोटिस सेक्शन 101 में दी हुई है. उसमें था कि जनरल मीटिंग ऑफ ए कंपनी कैन बी कॉल्ड बाय गिविंग ए नोटिस इन राइटिंग फॉर नॉट लेस देन क्लियर 21 कैलेंडर डे. दिस कैन बी गिवन आइदर थ्रू पोस्ट और बाई इलेक्ट्रॉनिक मेल. अब जरा इसके आगे आते हैं. हमने बाकी सारे प्रोविजन देख लिए थे. अब आज का हमारा टॉपिक है कंटेंट्स ऑफ द नोटिस. व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ द नोटिस? सेक्शन 101 सबसेक्शन 2 टॉक्स अबाउट इट. नोटिस में लिखा क्या जाएगा? नोटिस मस्ट बी कंटेनिंग द फॉलोइंग. क्या? DPPA, डेट, टाइम, प्लेस एंड एजेंडा. एवरी नोटिस शैल स्पेसिफाई द प्लेस, मीटिंग होनी कहाँ है, डे एंड आवर ऑफ द मीटिंग. अरे ये तो आप डेटिंग में भी करते ही हैं, सब कुछ पहले से पक्का करके रखते हैं. बस ये नहीं बताते कि डेटिंग में होगा क्या, लेकिन यहाँ मीटिंग में होगा क्या ये आपको बताना पड़ेगा. एवरी नोटिस शैल स्पेसिफाई द प्लेस, डेट एंड आवर ऑफ द मीटिंग एंड शैल कंटेन ए स्टेटमेंट ऑफ द बिजनेस, ऑर्डिनरी और स्पेशल, to be transacted at the meeting. This is called agenda. मीटिंग में होना क्या है, इसी को आप कहते हैं मीटिंग का एजेंडा क्या है. अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि ये ऑर्डिनरी क्या है, ये स्पेशल क्या है. इसको बड़े आराम से आज समझना है. पहले एक बार फिर से, नोटिस मस्ट कंटेन डेट, टाइम, प्लेस एंड एजेंडा. कौन सी मीटिंग है, किस तारीख को बुलाई जा रही है, किस टाइम पे बुलाई जा रही है, किस जगह पे बुलाई जा रही है, और मीटिंग का सब्जेक्ट मैटर क्या है, मीटिंग में हम बोलेंगे क्या, मीटिंग में हम डिस्कशन क्या करेंगे. काइंड ऑफ मीटिंग, द कंपनीज फुल नेम एंड एड्रेस ऑफ इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस, रिजोल्यूशन प्रपोज्ड, ऑर्डिनरी और स्पेशल रिजोल्यूशन. अब देखिए दो बातें आ गई. अभी पिछली स्लाइड में आपने देखा कि ऑर्डिनरी और स्पेशल एक बिजनेस होता है, ठीक है. अब अगली स्लाइड में आप देख रहे हैं कि ऑर्डिनरी और स्पेशल एक रिजोल्यूशन भी होता है. तो आज बड़े ध्यान से समझने की जरूरत है कि ये ऑर्डिनरी और स्पेशल बिजनेस और ऑर्डिनरी और स्पेशल रिजोल्यूशन ये दोनों एक ही हैं या अलग अलग हैं. फिर से बता रहा हूं, ऑर्डिनरी बिजनेस और स्पेशल बिजनेस तथा ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन और स्पेशल रिजोल्यूशन ये दोनों एक ही हैं या अलग अलग हैं. ये आज बड़े ध्यान से समझने की जरूरत है. अभी बता देता हूं, ये दोनों ही अलग अलग होते हैं, ठीक है. वो कंपनियां जिनके पास शेयर कैपिटल है, नोटिस उनमें क्या बताएगी. इन कंपनीज हैविंग शेयर कैपिटल, द नोटिस शुड स्टेट दैट ए मेंबर इज एंटाइटल्ड टू अपॉइंट व्हाट, proxy to attend and vote instead of himself. क्लास में प्रॉक्सी अटेंडेंस लगाने का तरीका तो आप सबको मालूम होगा, बचपन में आपने लगाई भी होगी. लेकिन यहाँ मीटिंग में एक व्यवस्था है, वो भी स्पेशली उन कंपनी में जिनमें शेयर कैपिटल है, कि भाई किसी मेंबर को अगर खुद नहीं जाना है तो वो अपनी बजाय किसी और को भेज सकता है. प्रॉक्सी के सेक्शन 105 में इसका डिटेल दिया हुआ है. मैं अभी बता सकता हूं. जैसे आप किसी दोस्त यार से मिलते हैं, वो बोलता है कि भाई मैं किसी तीर्थ यात्रा पे जा रहा हूं, तो आप कहते हैं भाई ये तो 100 रुपए का प्रसाद मेरी तरफ से भी चढ़ा देना. मतलब वो आदमी आपका प्रॉक्सी भक्त बन के गया. अपने लिए तो काम करेगा ही करेगा, जो भी उसको मन्नत मांगनी होगी आपकी भी प्रसाद वहां पे चढ़ाई देगा. तो प्रॉक्सी का हिसाब कंपनियों में भी कुछ ऐसा ही है. प्रॉक्सी जिसको आप अपॉइंट कर सकते हैं वो कंपनी का मेंबर हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, कोई बिल्कुल स्ट्रेंजर आदमी भी हो सकता है,
तो प्रॉक्सी से रिलेटेड प्रोविजन तो हम 105 में देखेंगे। आज तो हमारा सब्जेक्ट मैटर है कि मीटिंग की नोटिस में क्या क्या लिखा होना चाहिए। तो क्या क्या लिखा होना चाहिए, मीटिंग किस तरह की है, डेट, टाइम, प्लेस, एजेंडा, कौन से रिजोल्यूशन होंगे, उनमें से कितने स्पेशल बिजनेस वाले होंगे, कितने ऑर्डिनरी बिजनेस वाले होंगे, ये हमारी मीटिंग का सब्जेक्ट मैटर होने वाला है। अब एक चीज और लिखी होगी, स्टेटमेंट टू बी एनेक्स्ड। एनेक्स्ड का मतलब समझते हैं, एक कागज है उसके पीछे एक कागज और जोड़िए। स्टेटमेंट टू बी एनेक्स्ड टू नोटिस फॉर स्पेशल बिजनेस, दिस इज सेक्शन 1021। अब यहीं पे जरा सा समझ लेना, 102 सबसेक्शन 1 क्या कह रहा है, स्टेटमेंट टू बी एनेक्स्ड टू नोटिस फॉर स्पेशल बिजनेस। ये ऐसा नहीं कह रहा स्टेटमेंट टू बी एनेक्स्ड टू नोटिस फॉर ऑर्डिनरी बिजनेस। मतलब ऑर्डिनरी बिजनेस के लिए सेपरेट स्टेटमेंट लगाने की जरूरत नहीं है। अब फिर आपके दिमाग में कौतूहल आ रहा होगा कि आखिर ये ऑर्डिनरी बिजनेस और स्पेशल बिजनेस है क्या, बस अभी आ रहा है। पहले तो ये समझ लीजिए कि जो भी स्पेशल बिजनेस होगा उसके लिए आपको अलग से कुछ डिटेल लगाने पड़ेंगे। क्या डिटेल लगाने पड़ेंगे, a statement setting out the following material facts concerning each item of special business to be transacted at a general meeting shall be annexed to the notice calling such meeting. Okay. अब जरा सा वो घड़ी आ गई जब आपको स्पेशल और ऑर्डिनरी बिजनेस के बारे में बता दिया जाए। आते हैं, जरा सा पहले इसको देखें, स्पेशल एंड ऑर्डिनरी बिजनेस। द डिस्टिंक्शन बिटवीन एन ऑर्डिनरी बिजनेस एंड स्पेशल बिजनेस arises only in case of an AGM, because all businesses transacted at an AGM are transacted as special business. Okay. अब देखते हैं कि ऑर्डिनरी बिजनेस क्या है। अभी हमने ये देखा कि भाई एजीएम में होने वाले जो बिजनेस हैं वो 4 बिजनेसेस ऐसे होने वाले हैं जो ऑर्डिनरी हैं, बाकी सारे स्पेशल हैं। लेकिन ईजीएम में होने वाले जो बिजनेस हैं उन सबको हम स्पेशल बिजनेस कहते हैं। तो ऑर्डिनरी कितने होने जा रहे हैं, 4, बाकी कितने बिजनेस होने जा रहे हैं, बाकी कोई भी आप काम करिए स्पेशल बिजनेस। तो पहले स्पेशल बिजनेस या ऑर्डिनरी बिजनेस के बीच का ये जो डिस्टिंक्शन है इसको जरा और गहराई में समझते हैं। क्या है ऑर्डिनरी बिजनेस, फॉर एजीएम द फॉलोइंग 4 आइटम्स ऑफ बिजनेस आर ऑर्डिनरी बिजनेस। 4 काम आप एजीएम में करेंगे और उसको हम बोलते हैं ऑर्डिनरी बिजनेस। द कंसिडरेशन ऑफ अकाउंट्स, बैलेंस शीट एंड रिपोर्ट्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड ऑडिटर्स। दरअसल साल में जो एक दफा एजीएम बुलाई जाती है उसमें जो साल भर के अकाउंट्स होते हैं उनकी ऑडिट करता है ऑडिटर, और ये अकाउंट, ऑडिट रिपोर्ट और इन ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर एक बोर्ड रिपोर्ट जिसमें बोर्ड अपने साल भर के काम का लेखा जोखा देता है, इसको पेश किया जाता है। यहाँ पर सिर्फ पेश ही नहीं किया जाता बल्कि एजीएम में जो मेंबर होते हैं वो उसको अप्रूव भी करते हैं। तो कंसिडरेशन होता है अकाउंट्स का, ऑडिट रिपोर्ट का, बोर्ड रिपोर्ट का, और उसका अप्रूवल होता है। तो ये ऑर्डिनरी बिजनेस क्यों है, वो इसलिए कि हर मेंबर को मालूम है कि ये काम तो मुझे जाके एजीएम में करना ही है, और इससे रिलेटेड कुछ भी एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑडिट रिपोर्ट वैसे ही काफी डिटेल में होती है, बोर्ड रिपोर्ट वैसे ही काफी डिटेल में होती है, अकाउंट के स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, शेड्यूल ऑफ बैलेंस शीट, ये वैसे ही काफी डिटेल में फैक्ट्स एंड फिगर्स होती हैं। तो इस पर किसी को कुछ और एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए अभी अभी जो हमने देखा था, स्टेटमेंट टू बी अनेक्स्ड फॉर एवरी स्पेशल बिजनेस,
It is not required in case of ordinary business because ordinary business is self-explanatory. तो पहला ऑर्डिनरी बिजनेस है अकाउंट्स का कंसिडरेशन, ऑडिट रिपोर्ट का कंसिडरेशन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की रिपोर्ट का कंसिडरेशन, फिर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड इफ एनी। ये जरा बहुत ध्यान से समझिएगा। डिविडेंड क्या होता है? कंपनी के प्रॉफिट में से दिया गया हिस्सा, किसको? शेयर होल्डर। ये फाइनल डिविडेंड कहते हैं हम इसको। इफ एनी का क्या मतलब है? इफ एनी का बड़ा स्पष्ट सा मतलब है, कंपनी प्रॉफिट कमाए, डिविडेंड देगी या नहीं देगी ये पक्का नहीं होता। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अगर डिविडेंड का रिकमेंडेशन किया है तब तो एजीएम इस डिविडेंड का कंसिडरेशन कर सकती है। मान लीजिए किसी कंपनी ने 100 करोड़ का प्रॉफिट कमाया और उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने कहा नहीं, हम इस साल डिविडेंड नहीं देंगे, तो देखिए डिविडेंड ना देने पे कंपनी के शेयर की मार्केट वैल्यू पे फर्क पड़ता है, कंपनी की गुडविल पे फर्क पड़ता है। मान लीजिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहते हैं कि हम फिर भी नहीं देंगे, तो शेयर होल्डर डिमांड नहीं कर सकता। और अगर मान लीजिए कि डायरेक्टर्स ने कहा है कि जी 100 रुपए का प्रॉफिट कमाया है, हम 40% का डिविडेंड दे रहे हैं, तो शेयर होल्डर ये भी नहीं कर सकता कि 40% का डिविडेंड बढ़ा के 50% कर दो। वो 40% से कम कर सकता है, 40% से बढ़ा नहीं सकता। दूसरा काम क्या हुआ? डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड इफ एनी। तीसरा काम क्या हुआ? अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स इन द प्लेस ऑफ दोज रिटायरिंग। कंपनियों में कुछ डायरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो साल, 2 साल, 4 साल के लिए अपॉइंट होते हैं, तो जब उनका टर्म खत्म हो रहा होता है तो इसी एजीएम में शेयर होल्डर्स को पावर होती है कि जो लोग रिटायर हो रहे हैं या तो उनको दोबारा अपॉइंट कर लो या उनको रिटायर हो जाने दो, उनकी जगह किसी नए को अपॉइंट कर दो। एंड अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स एंड फिक्सेशन ऑफ रेम्युनरेशन। देखिए यही वो पॉइंट है जो कि हम ऑडिट तो खैर आगे भी पढ़ने वाले हैं, लेकिन आपको बताया था कि कंपनी में शेयर होल्डर्स अपने अकाउंट की जानकारी लेते हैं अपने द्वारा नियुक्त ऑडिटर के द्वारा। ऑडिटर शेयर होल्डर्स का प्रतिनिधि बन करके कंपनी के अकाउंट्स के ऑडिट करने जाता है, तो अपॉइंटमेंट कौन करेगा? शेयर होल्डर्स अपनी मीटिंग में। कहने का मतलब क्या है? ये 4 काम जो एजीएम में होते हैं ये बिल्कुल ऑर्डिनरी बिजनेस हैं, इनके लिए कोई एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट अटैच करने की जरूरत नहीं है। अब मैं फिर से आता हूं, कंसिडरेशन ऑफ अकाउंट, बैलेंस शीट एंड रिपोर्ट्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड ऑडिटर्स। ये पहला जो काम है ये हर हाल में एनुअल जनरल मीटिंग में ही होता है। ये दूसरा जो काम है डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल डिविडेंड, ये हर हाल में एनुअल जनरल मीटिंग में ही होता है। लेकिन ये जो बाकी के 2 काम है, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स और अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स, कभी कभी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन में डायरेक्टर्स ईजीएम में भी अपॉइंट किए जाते हैं, कभी कभी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन में ऑडिटर ईजीएम में भी अपॉइंट किए जाते हैं। एग्जाम्पल ये है कि मान लीजिए एजीएम में आपने किसी ऑडिटर को डाला, बीच में उसने इस्तीफा दे दिया, तो अब आपको नया ऑडिटर चाहिए। अब आप दोबारा से एजीएम बुला नहीं सकते, फिर आप ईजीएम बुलाते हैं और उसमें इस ऑडिटर को अपॉइंट करते हैं। तो जब आप ईजीएम बुलाएंगे तो यही दोनों बिजनेस ऑर्डिनरी की बजाय क्या हो जाएगा? स्पेशल। यही दोनों बिजनेस ऑर्डिनरी की बजाय क्या हो जाएगा? स्पेशल। और इसके लिए आपको एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट अटैच करना पड़ेगा। इसका मतलब हम साल के बीच में नया ऑडिटर क्यों डाल रहे हैं, इसकी वजह बताइए। हम साल के बीच में ही नया डायरेक्टर क्यों डाल रहे हैं, इसकी वजह बताइए। और मान लीजिए ये आपकी एजीएम हो रही है, यहीं पर आप अपने मेमोरेंडम का अल्टरेशन करना चाहते हैं, सोच रहे हैं कि शेयर होल्डर्स आ ही रहे हैं, मेमोरेंडम को इसी में अल्टर कर लेते हैं, तो 1 2 3 4 और इसके बाद आप 5वां काम भी डालते हैं इसमें, अल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम। जैसे ही आपने 5वां काम डाला, ये 5वां काम क्या बन गया? स्पेशल बिजनेस। आपको एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट दे के बताना पड़ेगा कि क्या वजह है, क्यों आप अपने मेमोरेंडम को चेंज करने जा रहे हैं, क्या वजह है, क्यों आप अपने मेमोरेंडम को चेंज करने जा रहे हैं। तो 4 जो वजह हैं वो तो ऑर्डिनरी बिजनेस हैं, जो 5वीं कोई आप इसमें बिजनेस करेंगे वो स्पेशल बिजनेस कहलाएगी। अब
यही बात है। स्पेशल बिजनेस क्या होता है? फॉर एजीएम एनी बिजनेस अदर देन ऑर्डिनरी बिजनेस शैल बी स्पेशल बिजनेस, while for any other GM, that is extraordinary general meeting, all other businesses shall be deemed as special. Therefore, all businesses transacted at an AGM are called special business. मुझे लगता है अब आपको कुछ समझ में आया होगा। तो अब जरा अपने पीछे की साइड पे चल लेते हैं। जिस स्लाइड पे हमने इसको छोड़ा था उस स्लाइड पे फिर से चल लेते हैं, जरा और एक्सप्लेनेशन करते हैं। इस स्लाइड पे स्टेटमेंट टू बी अनेक्स टू नोटिस फॉर स्पेशल बिजनेस। अब देखिए उन 4 कामों के सिवा कौन कौन से काम थे? कंसिडरेशन ऑफ अकाउंट्स, डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल डिविडेंड, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर इन प्लेस ऑफ दोज रिटायरिंग, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। इन 4 के सिवा किसी भी मीटिंग में, एजीएम में अगर आप 5वां काम करेंगे तो वो स्पेशल हो जाएगा, ईजीएम में कोई भी काम करेंगे वो स्पेशल होगा। तो स्पेशल बिजनेस को एक्सप्लेन करना पड़ता है, हम क्यों करने जा रहे हैं। स्टेटमेंट आपको डालना पड़ेगा, उस बिजनेस से, उस एजेंडा से संबंधित इंपॉर्टेंट मटेरियल आपको डालने पड़ेंगे। क्या डालना पड़ेगा? द नेचर ऑफ कंसर्न और इंटरेस्ट, financial or otherwise, if any, in respect of each item of financial interest of director, every director and the manager, financial state of every other KMPA। KMP क्या है? की मैनेजरियल पर्सनल। अब आप पूछेंगे ये की मैनेजरियल पर्सनल क्या है? तो इनमें सारे ही मैनेजरियल पर्सनल आ जाते हैं। कौन कौन से? MD, होल टाइम डायरेक्टर, डायरेक्टर, कंपनी सेक्रेटरी, मैनेजर। किसका क्या इंटरेस्ट है? मान लीजिए हम किसी कंपनी को टेक ओवर करने जा रहे हैं, उसका प्रपोजल हम अपनी जनरल मीटिंग में पास कराना चाहते हैं। तो वो जनरल मीटिंग हमसे जानना चाहेगी कि जिस कंपनी को आप टेक ओवर कर रहे हैं उसमें हमारे किसी डायरेक्टर की कोई शेयर होल्डिंग है क्या? उसमें हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर का कोई पर्सनल इंटरेस्ट है क्या? अच्छा, डायरेक्टर की शेयर होल्डिंग नहीं है, क्या उसके किसी रिश्तेदार की शेयर होल्डिंग है? क्या उसके किसी रिश्तेदार की शेयर होल्डिंग है? Any other information and fact that may enable members to understand the meaning, scope and implication of item of business and to take decision। देखिए ये सिर्फ और सिर्फ बनाया ही इसीलिए जाता है, सिर्फ और सिर्फ बनाया ही इसीलिए जाता है ताकि हम शेयर होल्डर्स को 21 दिन पहले एडवांस में इंफॉर्मेशन दे सकें। किस बात की इंफॉर्मेशन दे सकें? कि भाई ये एजेंडा है, ये डायरेक्टर का इंटरेस्ट है, ये रिश्तेदार का इंटरेस्ट है, इतने परसेंट उसकी शेयर होल्डिंग है, उतने परसेंट उसकी शेयर होल्डिंग है। अब आप मीटिंग में आइए तो ठीक से डिसीजन करने की पोजीशन में आइए, मूड बना के आइए कि आपको कब क्या इस रिजोल्यूशन पे सपोर्ट करना है, नहीं करना है। अच्छा, अब देखिए जरा सा स्पेसिफाइड किया गया है। प्रोवाइडो टू सेक्शन 102 सबसेक्शन 2, more than 2% shares of promoters, directors or key managerial personnel. If the promoter, director, manager and any key managerial personnel of company which is holding its general meeting holds not less than 2% of paid up share capital of another company and any item of agenda is related to that another company, then the explanatory statement must also discuss the extent of such share holding। अब जरा सा इसको ग्राफ बना करके हम समझते हैं कैसे ये काम करता है। एक X लिमिटेड है और एक Y लिमिटेड है।
एक्स लिमिटेड में डायरेक्टर हैं D1, वाई लिमिटेड में ये डायरेक्टर साहब ज्यादा नहीं 3% की शेयर होल्डिंग करते हैं और रिलेटिव ऑफ D1 का 5% का शेयर होल्डिंग है और आप एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड में होल्डिंग और सब्सिडियरी का रिश्ता बनाना चाहते हैं, होल्डिंग और सब्सिडियरी का रिश्ता बनाना चाहते हैं, तो क्या बन सकता है? देखिए, बनने को तो बन सकता है। आप इसमें इन्वेस्टमेंट लगाना चाहते हैं, लगा दीजिए, लेकिन अगर शेयर होल्डर्स की परमिशन चाहते हैं, जनरल मीटिंग बुला करके एक रिजोल्यूशन पास कराना चाहते हैं, तो फिर आपको स्टेटमेंट जो स्पेशल बिजनेस का देंगे उस पर ये डिस्क्लोज करना पड़ेगा। अगर डिस्क्लोज नहीं किया तो क्या होगा? इफ नॉट डिस्क्लोज्ड देन कंपेंसेट। अगर इस नॉन डिस्क्लोजर की वजह से इस रिश्तेदार ने या इस डायरेक्टर ने कोई प्रॉफिट कमाया तो वो प्रॉफिट किसको दोबारा भरपाई करानी पड़ेगी? कंपनी को। आपको इसका मुआवजा भरना पड़ेगा कि आपने बिना बताए ये काम कर दिया था। ये बिल्कुल गलत बात है कि आपने कंपनी की आंखों में धूल झोंका। अब अगर आपने धूल झोंका है तो उसका मुआवजा देने को तैयार रहिए। अभी अगली स्लाइड में इसका इम्पैक्ट देख भी लेते हैं। क्या लिखा जा रहा है? लिखा ये जा रहा है कि अगर नॉन डिस्क्लोजर की वजह से किसी भी तरह से कंपनी को नुकसान हुआ तो उसकी भरपाई किसको करनी पड़ेगी? जिन लोगों ने इस कंपनी का फायदा उठाया है उनको भरपाई करनी पड़ेगी। एक मिनट में इसको जरा सा ठीक कर देता हूं। तो जिन लोगों ने इसका फायदा उठाया है उनको भरपाई करनी पड़ जाएगी। साफ प्रोविजन है 102 सबसेक्शन 4 का, बिल्कुल क्लियर कट प्रोविजन है कि इस नॉन डिस्क्लोजर की वजह से जिन लोगों ने भी कंपनी के साथ हुए ट्रांजैक्शन से फायदा उठाया है उनको इसकी भरपाई करनी पड़ जाएगी। बहुत सिंपल सा प्रोविजन बनाया है, उनको इसकी भरपाई करनी पड़ जाएगी। इसलिए आपको अगर किसी कंपनी की मीटिंग में अपना एजेंडा पास कराना है, फाइनल एजेंडा पास कराना है, तो आप प्लीज डिस्क्लोजर बिल्कुल ढंग से कीजिए। अदरवाइज बहुत डिस्प्यूट होते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में, बहुत ज्यादा डिस्प्यूट हो जाते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में। किस बात को लेकर के वो डिस्प्यूट होते हैं? आपने डिस्क्लोज नहीं किया, आपकी गलती है। अगर आप डिस्क्लोज कर देते तो ऐसा नहीं होता, और चूंकि आपने डिस्क्लोज नहीं किया इसलिए ये परेशानियां हुई हैं। तो आपको ये डिस्क्लोजर करना ही
पड़ेगा। तो जो आज का सब्जेक्ट मैटर था वो बड़ा सिंपल सा था कि कंटेंट्स ऑफ द नोटिस क्या होने वाले हैं। अब मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा बता दूं प्रॉक्सी फॉर्म के बारे में। हालांकि सेक्शन तो अलग से डिस्कस करेंगे। प्रॉक्सी फॉर्म must be attached with notice. It must be attached with notice. पक्का अटैच करना पड़ेगा, अदरवाइज आपकी नोटिस इनवैलिड हो जाएगी। किस कंपनी में इनवैलिड हो जाएगी? नोटिस कंपनी विद शेयर कैपिटल। अगर शेयर कैपिटल वाली कंपनी है तो उसमें तो आपको 100% प्रॉक्सी का फॉर्म इंक्लूड करना पड़ेगा। मतलब आपको अपने लोगों को ये ऑप्शन दे के रखना पड़ेगा कि भाई अगर आप खुद नहीं आ सकते तो हम आपके लिए एक प्रॉक्सी का इंतजाम करवा सकते हैं। अगर आप देखना चाहें आकर के प्रॉक्सी फॉर्म देख लीजिए, भर दीजिए, बाई पोस्ट भेज दीजिए। हम आपके प्रॉक्सी को मीटिंग में आने की इजाजत देंगे। हम आपके प्रॉक्सी को मीटिंग में वो काम करने की इजाजत देंगे जिसके लिए आपने भेजा है। और इसके साथ साथ एक चीज और नोटिस में होनी चाहिए, प्लेस ऑफ इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। प्लेस ऑफ इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, इसका मतलब क्या है कि अगर किसी नोटिस में ये लिखा है कि भाई आप अगर किसी डॉक्यूमेंट को देखना चाहते हैं मीटिंग से संबंधित, तो आप फला जगह जाकर के देख सकते हैं, कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस पे देख सकते हैं। कंपनी जिस जगह मीटिंग बुला रही है वहां एक डेजिग्नेटेड प्लेस डाल देगी, वहां जाकर के देख सकते हैं। कहने का मतलब कि अगर ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनका देखा जाना जरूरी है तो आपकी कंपनी को एक डेजिग्नेटेड प्लेस जरूर लिखना पड़ेगा कि इस जगह पे आकर के आप कंपनी के नोटिसेस को देख सकते हैं। नोटिसेस से संबंधित डॉक्यूमेंट्स की चेकिंग कर सकते हैं, रजिस्टर्स की चेकिंग कर सकते हैं, जो फैक्ट्स है, जो डेटा है उसकी चेकिंग कर सकते हैं। मतलब ये फैसिलिटेशन आपको देना ही पड़ेगा। तो कंटेंट्स एक बार अगर फिर से रिवीजन कर लें तो कंटेंट्स टोटली क्या हो गया? डेट, टाइम, प्लेस, एजेंडा। एजेंडा में दो चीजें, क्या कि कौन सा स्पेशल बिजनेस है और कौन सा ऑर्डिनरी बिजनेस है। अब आज की बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो कि अब मैं बताने जा रहा हूं, जो कि मैंने शुरू में आपको कहा, बहुत ध्यान से समझिएगा। नेचर ऑफ बिजनेस एंड नेचर ऑफ रिजोल्यूशन, ये बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है। नेचर ऑफ बिजनेस एंड नेचर ऑफ रिजोल्यूशन। देखिए, नेचर ऑफ बिजनेस तो दो बताया गया। आपको क्या बताया गया? ऑर्डिनरी, और क्या बताया गया? स्पेशल, ये बताया गया। इसमें लेक्चर की समरी भी है, इस टॉपिक में लेक्चर की समरी भी है, और इसी टॉपिक में लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन छिपा हुआ है। ऑर्डिनरी बिजनेस क्या बताया गया आपको? एट एजीएम क्या बताया गया? अकाउंट्स, डिविडेंड, डायरेक्टर एंड ऑडिटर, चार बिजनेसेस। दीज आर कॉल्ड ऑर्डिनरी बिजनेसेस। स्पेशल, any item at EGM is special। अब मान लीजिए यहीं पर हम करना चाहते हैं अल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम, अल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम। ओके,
तो जरा मुझे बताइए, नेचर ऑफ बिजनेस क्या होगा? इसका नेचर ऑफ बिजनेस क्या होगा? ये तो ऑर्डिनरी है, अकाउंट्स ऑर्डिनरी, डिविडेंड ऑर्डिनरी, डायरेक्टर ऑर्डिनरी, ऑडिटर ऑर्डिनरी। ये जो अल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम है, इसका नेचर ऑफ बिजनेस क्या होगा? क्योंकि एजीएम में सिर्फ ये 4 ही बिजनेस ऑर्डिनरी हो सकते हैं, तो इस 4 के सिवा कोई भी बिजनेस आएगा तो उसका नेचर क्या हो जाएगा? स्पेशल। नेचर ऑफ बिजनेस क्या हुआ? अल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम का स्पेशल। अब सवाल ये उठता है कि क्या स्पेशल बिजनेस के लिए रिजोल्यूशन भी स्पेशल आएगा? नहीं। रिजोल्यूशन का नेचर कैसा होगा, ये रेलिवेंट सेक्शन बताएगा। एग्जांपल मैं आपके सामने पेश करता हूं। हमने पढ़ा था नेम चेंज, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? पढ़ा था। नेम चेंज कैसे कैसे होता है? वॉलंटरी और ऑन ऑर्डर ऑफ रीजनल डायरेक्टर। जरा याद करके बताइए कि जब रीजनल डायरेक्टर आपको ऑर्डर देते हैं नाम चेंज करने का, कि भाई आपका नाम किसी एग्जिस्टिंग कंपनी से मिलता जुलता है, आपका नाम किसी एग्जिस्टिंग कंपनी के ट्रेडमार्क से मिलता जुलता है, तो आप तुरंत 3 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर अपना नाम चेंज करिए। उस टाइम आपसे रिजोल्यूशन कौन सा पास करने को कहा जाता है? ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन। कहा जाता है कि नहीं कहा जाता है? कहा जाता है। और जब आप अपना नाम वॉलंटरली चेंज करते हैं तो रिजोल्यूशन कौन सा होता है? स्पेशल। होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। अब ये बात एकदम क्लियर हो जानी चाहिए कि जो रिजोल्यूशन है वो अपने सेक्शन से डिसाइड होता है। जो रिजोल्यूशन है वो अपने सेक्शन से डिसाइड होता है, और जो ऑर्डिनरी बिजनेस और स्पेशल बिजनेस है वो जनरल मीटिंग के सेक्शन से डिसाइड होता है। और बाय द वे ऑर्डिनरी तो ये होते ही 4 हैं। इसी एजीएम में आप कोई भी बिजनेस करिए वो अपने आप स्पेशल नेचर का हो जाएगा। उसके लिए जो रिजोल्यूशन है वो उसका रेलेवेंट सेक्शन डिसाइड करेगा। अब आते हैं जरा स्पेशल आइटम एजीएम में। यहां तो हर बिजनेस जो है वो स्पेशल होगा, है कि नहीं? मान लीजिए इसी एजीएम में आप नाम चेंज करना चाहते हैं रीजनल डायरेक्टर के ऑर्डर पे, ठीक है? तो बिजनेस कैसा है? स्पेशल। रिजोल्यूशन कैसा आएगा? ऑर्डिनरी। आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। फिर एक बार ये बात साबित होती है कि जो बिजनेस है ऑर्डिनरी और स्पेशल, ये एजीएम के सेक्शन ने 2 भागों में डिवाइड कर दिया है कि भाई एजीएम का जो बिजनेस होगा उसमें 4 ऑर्डिनरी होंगे, बाकी सब स्पेशल होंगे, और ईजीएम का जो बिजनेस होगा उसमें तो सारे स्पेशल होंगे। अब ईजीएम का एक और एग्जांपल लेकर के आपके सामने बताता हूं। मान लीजिए आप ईजीएम में डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट करना चाहते हैं, तो देखिए अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर के प्रोविजन तो अभी आपने नहीं पढ़े हैं। नेचर ऑफ बिजनेस कौन सा होगा? स्पेशल। डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट ईजीएम में नेचर ऑफ बिजनेस कौन सा हो गया? स्पेशल। लेकिन अभी बता दूं, जब भी हम डायरेक्टर का सेक्शन पढ़ेंगे आप देखेंगे कि वहां रिजोल्यूशन कौन सा पास किया जा रहा है? ऑर्डिनरी। बिजनेस स्पेशल, रिजोल्यूशन ऑर्डिनरी, क्योंकि डायरेक्टर को अपॉइंट करने वाला जो कंपनी लॉ का सेक्शन है वो कहता है कि डायरेक्टर एट ईजीएम शैल बी अपॉइंटेड बाय वे ऑफ ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन। तो रिजोल्यूशन का नेचर पर्टिकुलर सेक्शन डिसाइड करता है। बिजनेस का नेचर जनरल मीटिंग के सेक्शन डिसाइड करते हैं, और उन्होंने 4 ही बिजनेसेस को ऑर्डिनरी बताया है, वो भी जब वो एजीएम में होंगे तब। और जैसा मैंने अभी अभी आपको बताया 2 बिजनेसेस तो हर हाल में एजीएम में ही होंगे, हर हाल में एजीएम में होंगे। कौन से? कंसिडरेशन ऑफ अकाउंट और डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल डिविडेंड। बाकी जो 2 बिजनेस हैं, डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट और ऑडिटर का अपॉइंटमेंट, ये भी एजीएम में ही होंगे। लेकिन अगर मान लीजिए डायरेक्टर की डेथ हो गई, ऑडिटर की डेथ हो गई, तो हो सकता है ईजीएम की जरूरत पड़ जाए। ऑडिटर इस्तीफा दे गया, हो सकता है ईजीएम की जरूरत पड़ जाए। तो उस
ईजीएम में आने वाला वो बिजनेस स्पेशल हो जाएगा, लेकिन रिजोल्यूशन तो उसके सेक्शन ने डिसाइड किया है, वो तो ऑर्डिनरी रहेगा। अब मान लीजिए यहीं पर इसी ईजीएम में आप आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को अल्टर करना चाहते हैं। आपको याद होगा अल्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में आपको बताया गया था, अल्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कैन बी डन ओनली एंड ओनली बाय वे ऑफ पासिंग स्पेशल रिजोल्यूशन। अब आपने देखा यहां बिजनेस भी स्पेशल और इसका रिजोल्यूशन भी स्पेशल। तो फिर दोहरा देता हूं, नेचर ऑफ बिजनेस इज डिसाइडेड बाय सेक्शंस ऑफ जनरल मीटिंग and nature of resolution is decided by relevant section required for that particular transaction. Is that right? This is the end of lectures on notice of general meeting. Hope you have enjoyed it, understood it. घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए, लॉकडाउन अभी चल रहा है। थैंक यू वेरी मच।